रोवन के मारे जाने के बाद शेरिफ और उसकी पूरी टीम उसको जंगल में ढूंढने आती है। अगले दिन शेरिफ नेवरमोर एकेडमी जाता है। वहाँ वो वेडनेसडे को बताता है कि उन्हें जंगल में कुछ नहीं मिला, न लाश न निशान। तो वेडनेसडे कहती है उस दैत्य ने रोवन को मेरे सामने मारा था। तो शेरिफ कहता है हो सकता है वो तुम्हारा क्लासमेट हो। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाती है। तो बताता है कि यहाँ पहले ही 3 मर्डर हो चुके हैं। तो प्रिंसिपल उससे कहती है आपको लगता है ये मर्डर हमारे स्टूडेंट्स ने किए हैं, पर मेयर ने तो कहा था ये भालू का काम है। तो शेरिफ कहता है मेयर की बात को सच मान ले, ये कोई जरूरी नहीं है। तभी प्रिंसिपल उससे कहती है जो मर्डर हुआ ही नहीं है आप उसका इल्जाम मेरे स्टूडेंट्स पे लगा रहे हैं। फिर शेरिफ प्रिंसिपल के ऑफिस में आके वेडनेसडे से पूछता है कि तुम जंगल में क्या करने गई थी। तो बताती है कि मुझे वहाँ से कुछ आवाज सुनाई दी थी और मैंने अपने सामने उस दैत्य को उसे मारते हुए देखा है। तो शेरिफ पूछता है उसके बाद तुमने क्या किया। वेडनेसडे कहती है उसके बाद मैंने बियांका से मदद मांगी और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी डॉम में थी। फिर वेडनेसडे प्रिंसिपल से कहती है कि मैं शेरिफ से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो प्रिंसिपल उसे ऐसा करने से मना करती है। तो शेरिफ कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे स्टेशन ले जाके इसका बयान ले लूंगा। तो मजबूरी में प्रिंसिपल को वहाँ से जाना पड़ता है। अकेले में वेडनेसडे शेरिफ से बोलती है और मैंने वो खून अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। लेकिन शेरिफ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो वेडनेसडे कहती है आपको मुझ पर यकीन करना ही होगा क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं उस जंगल में दैत्य है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बात ही कर रहे होते हैं, तभी अचानक सामने से रोविन जिंदा वहाँ आ जाता है और रोवन को वहाँ जिंदा देखकर शेरिफ के साथ वेडनेसडे भी बहुत हैरान होती है। उसके बाद वेडनेसडे अपने थेरेपी सेशंस में जाती है। वहाँ थेरेपिस्ट उससे कल रात हुए मर्डर के बारे में बहुत सारे सवाल करती है। वेडनेसडे उसे सब बताती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और इन्हीं सभी सवाल जवाबों में वो सेशन पूरा कर लेती है। तो थेरेपिस्ट कहती है देखो आज पूरे टाइम तुम्हारे दिमाग में भागने का ख्याल भी नहीं आया और सेशन पूरा हो गया, मैं कामयाब हो गई। अब वेडनेसडे जैसे ही उसके ऑफिस से बाहर निकलती है उसको टायलर मिल जाता है। वो बताता है कि मैं भी इनसे सेशंस लेने आता हूँ। टायलर उससे कल रात हुए हादसे के बारे में पूछता है। तो वेडनेसडे कहती है उसका खून होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था लेकिन कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा है। टायलर उसकी बात सुन के जाते जाते उससे कहता है अगर मुझसे पूछो तो मुझे तुम पे यकीन है, तुम सच कह रही हो, और कहकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वेडनेसडे सीधा इनेड के पास जाती है। इनेड एडगर एलन पोकअप के लिए अपनी नाव तैयार करवा रही होती है और वेडनेसडे को देखकर उससे कहती है क्या तुम ठीक हो। तो वेडनेसडे कहती है हाँ। उसको मुस्कुराता हुआ देख वेडनेसडे इनेड से कहती है मैंने सच में उसका खून होते हुए देखा है। तभी इनेड उससे कहती है लेकिन आज सुबह सभी ने उसको जिंदा देखा है। तो वेडनेसडे कहती है हाँ मुझे भी पता है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ। तभी वो इनेड से पूछती है क्या तुम रोवन के बारे में कुछ और जानती हो। तो इनेड कहती है वो जेवियर का रूममेट था, वही उसके बारे में सबसे ज्यादा जानता है। अब रात को वेडनेसडे अपने रूम में आकर अपना नॉवल पूरा कर रही होती है। तभी वो अपने फोटो वाले पेपर को उठाती है और गौर से देखती है तो उसको उसमें एक वाटरमार्क दिखाई देता है। फिर अगली सुबह वो अपनी प्रिंसिपल के पास आकर उससे कहती है कि मुझे रोवन से मिलना है। तो प्रिंसिपल उसे बताती है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और आज की ट्रेन से वो वापस अपने घर जा रहा है। फिर वो वेडनेसडे से पूछती है कि तुम आखिर जंगल में क्या कर रही थी। वो बताती है कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो प्रिंसिपल उसकी बात सुनकर उससे कहती है कि तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, और बताती है तुमको वहाँ कुछ झलक दिखाई दी थी और ये बात मैं उसी दिन समझ गई थी जिस दिन उस किसान की मौत तुमने पहले ही देखकर बता दी थी। और बताती है इसी उम्र में तुम्हारी माँ को भी झलकियाँ दिखाई देती थी लेकिन ये झलकियाँ जानलेवा हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस से आके वेडनेसडे थिंग से बोलती है कि तुम रोवन के पीछे जाकर सच्चाई का पता लगाओ। फिर वेडनेसडे बियांका के पास जाकर उससे पूछती है कि तुमने मेरे बेहोश होने के बाद किसको बताया। बियांका कहती है प्रिंसिपल को। फिर वेडनेसडे वहाँ से सीधा जेवियर के पास जाती है और वो उससे रोवन के बारे में पूछती है। जेवियर बताता है कि वो लड़का सनकी था और उसकी पावर अब इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी कि मैं खुद उससे डरने लगा था। फिर जेवियर वेडनेसडे से पूछता है कि तुम्हारा टायलर के साथ क्या चक्कर है। वेडनेसडे कहती है कुछ भी नहीं, वो तो बस मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने वाला था। वहीं जेवियर उसको तीर चलाना सिखाता है तो उसका निशाना साइड में जाके लगता है और फिर जब वेडनेसडे तीर चलाती है तो पहले एक एप्पल को हवा में उछालती है और उसका निशाना लगाते हुए वो बुलजाई हिट करती है। प्रिंसिपल ये सब अपने ऑफिस से देख रही होती है। फिर वहाँ से वेडनेसडे बी कीपिंग की क्लासेस में जाती है। वहाँ उसे यूजीन मिलता है। वो उसको मधुमक्खियों के बारे में पूरी हिस्ट्री बताने लगता है। तभी थिंग वहाँ आकर वेडनेसडे को साइड में बुलाने का इशारा करता है। वेडनेसडे वहाँ से सीधा रोवन के पास जाती है। रोवन स्कूल छोड़ के जाने वाला होता है। वो उससे पूछती है कि कल रात तुम ये क्यों कह रहे थे कि मैं नेवरमोर को तबाह करने वाली हूँ और वो तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली। लेकिन रोवन उसे कुछ नहीं बताता। तभी उनकी वार्डन थॉर्नहिल वहाँ आ जाती है और वो वेडनेसडे से रोवन से बात करने के लिए मना करती है और फिर वो रोवन को लेकर स्टेशन के लिए निकल पड़ती है। लेकिन थिंग चुपचाप उनकी गाड़ी के पीछे चढ़ जाता है। वार्डन थॉर्नहिल उसे स्टेशन पर उतार देती है। वो सीधा बाथरूम जाता है। थिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन जब वो बाथरूम से वापस निकल के आता है तो वो
रूप बदलकर एक आदमी बनकर वहाँ से निकलता है। थिंग उसे पहचान नहीं पाता। वो सब जगह उसे तलाश करता है, लेकिन वो आदमी जैसे ही अंडरपास में जाता है वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो प्रिंसिपल थी। असल में प्रिंसिपल के पास जो पावर थी वो शेप शिफ्टर्स की पावर थी। वो किसी का भी रूप बदल सकती थी। थिंग वापस आकर वेडनेसडे को सारी बात बता देता है। तो वेडनेसडे उससे कहती है बिना खिड़की के बाथरूम से वो कहाँ निकल कर चला गया। तो थिंग उसे इशारा कर कर कहता है मुझे क्या पता। उसके बाद वो अपनी क्लास में जाती है। तो जेवियर उससे कहता है कि मेरे बगल की सीट खाली है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम आके बैठ जाओ। वो उसके पास आके बैठ जाती है। क्लासरूम में बैठा हुआ जेवियर मकड़ी की तस्वीर बनाता है। वो अपनी ताकत से उसे जिंदा कर देता है। क्योंकि वो सिर्फ एक छाया होती है तो वेडनेसडे उस पर हाथ मारकर उसे गायब कर देती है। फिर थॉर्नेल उनसे अपने सवाल पूछना शुरू करती है, लेकिन बियांका के जवाब देने से पहले ही वेडनेसडे सभी सवालों का जवाब दे देती है। इस वजह से उन दोनों की आपस में बहस होनी शुरू हो जाती है। उनकी बातें सुनकर जेवियर उनसे कहता है क्या हम अभी भी पौधों के बारे में ही बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ टाइलर अपने पापा से अपनी माँ के बारे में पूछता है, लेकिन उसका पापा कभी उसकी माँ के बारे में उससे बात ही नहीं करता। वो वहाँ से सीधा जंगल में कुछ छानबीन करने चला जाता है। इधर वेडनेसडे इनेड के पास आती है। इनेड उसे बताती है तुमने थिंग से क्या कहा है, वो तुमसे गुस्सा है। तो वेडनेसडे चौंक जाती है। वो वापस अपने रूम में जाती है। वहाँ वो थिंग से अपने बेजान तरीके से माफी मांगती है। थिंग एक मैगजीन देख रहा होता है। वो गुस्से से उसे फेंक देता है और वेडनेसडे को बेड पर बैठने का इशारा करता है। वो उसके बगल में आकर बैठ जाती है और उसको वो तस्वीर दिखाकर बताती है और मैं इसलिए परेशान हूँ कि आने वाले समय में मेरे हाथों से बहुत बड़ी तबाही होने वाली है और ये तबाही मैं नहीं चाहती। तो थिंग उसको माफ कर देता है। फिर वेडनेसडे इनेड को अपनी जगह बी कीपिंग की क्लास में छोड़कर रोविन की हत्या के सबूतों को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं जंगल में अचानक शेरिफ भी अपने डॉगी के साथ सबूतों को ढूंढता हुआ आ जाता है। तो टाइलर जल्दी से वेडनेसडे के मुंह पे हाथ रखकर उसे खींच लेता है। तभी वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम्हारा डॉगी हमें सूंघ क्यों नहीं पाया। तो टाइलर उसे बताता है कि मैंने अपनी जेब में कॉफी रखी हुई है, जिस वजह से वो हमें नहीं सूंघ पाया। तो टाइलर उससे पूछता है जब उस दैत्य ने रोवन को मारा तो तुम सामने थी, लेकिन वो तुम्हें क्यों जिंदा छोड़कर चला गया। तो वेडनेसडे कहती है यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो हादसा हुआ था और यहाँ मैं उसी के सबूत ढूंढने आई हूँ। तभी वेडनेसडे को वहाँ रोवन का चश्मा मिल जाता है। अब जैसे ही वेडनेसडे उसके चश्मे को छूती है तो उसे पास्ट के विजन आते हैं। वो देखती है कि रोवन जेवियर से लड़ रहा है। साथ ही वो देखती है कि रोवन किसी गुप्त लाइब्रेरी में जाकर एक किताब में से वो फोटो फाड़ता है। उस किताब पर नाइट शेड सोसाइटी लिखा होता है। फिर स्कूल वापस आकर वेडनेसडे थिंग के साथ उस किताब को लाइब्रेरी में ढूंढने लगती है। तभी वहाँ उनकी वार्डन थॉर्नहिल आ जाती है। तो वेडनेसडे उनको वो वाटरमार्क दिखाती है जो उस फोटो के ऊपर उसे मिला था। थॉर्नहिल उसे देखकर बताती है ये स्टूडेंट्स की एक पुरानी सोसाइटी थी, द नाइट शेडर्स, लेकिन वो बहुत पहले बंद हो चुकी है। उसके बाद वेडनेसडे थिंग के साथ उस बुक को ढूंढने के लिए जेवियर के रूम में आती है। वो वहाँ बुक को ढूंढ ही रही होती है, लेकिन उसे वहाँ एक सीक्रेट जगह छुपाया हुआ एक मुखौटा मिलता है। अब वो जैसे ही रूम से बाहर निकलने वाली होती है तभी जेवियर बाथरूम से निकल आता है। वो जेवियर के बेड के नीचे छुप जाती है। तभी वो अपना गेट खोलता है तो देखता है कि वहाँ बियांका आई हुई है। तो बियांका उससे पूछती है तुम वेडनेसडे से इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो। तो जेवियर उससे कहता है वो तुम्हारी तरह चालाकियां नहीं करती। तो बियांका उसे कहती है मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसको उसकी रूममेट इनेड हमेशा याद रखेगी। तो जेवियर कहता है मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करो। फिर वेडनेसडे अपने रूम में आती है तो इनेड उसे रोती हुई बताती है कि उसकी को पायलट अब रेस में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि एलर्जी की वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है। तो वेडनेसडे उसे बताती है ये सारा किया धरा बियांका का है, लेकिन चिंता मत करो, अब उस रेस में मैं तुम्हारे साथ हिस्सा लूंगी। उसकी बात सुन के इनेड चुप हो जाती है। तो वेडनेसडे उससे पूछती है कि हर बार वही कैसे जीतती है। तो इनेड कहती है ये तो पता नहीं, लेकिन वो एक सायरन है और वो पानी के अंदर कुछ भी कर सकती है और पोकअप में कोई रूल्स भी नहीं है। अगली सुबह इनेड वेडनेसडे को अपने ग्रुप ब्लैक कैट की ड्रेस देती है। वो ड्रेस पहन के आती है। अब प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करती है कि जो भी ग्रुप रेवन आइलैंड पे जाकर क्रैक स्टोन की गुफा से झंडा वापस लेके आएगा वो ही जीता हुआ माना जाएगा। फिर प्रिंसिपल गन फायर करके रेस को स्टार्ट करती है। कुछ देर बाद बियांका अपने ग्रुप के एक लड़के को इशारा करती है। वो तुरंत कपड़े उतारकर उस झील में कूद जाता है और एक ग्रुप की नाव को धक्का मारते हुए पिलर पे जाकर तोड़ देता है। वो ग्रुप बाहर हो जाता है, लेकिन वेडनेसडे उसे देख लेती है तो वो थिंग को इशारा करती है। तो थिंग नाव का एक लीवर खींचता है। उस लीवर के खींचने से एक जाल बियांका के ग्रुप के लड़के को पकड़ लेता है। वो उसमें फंस जाता है। उसके बाद सभी धीरे धीरे करके रेवन आइलैंड पे पहुँचते हैं। इनेड
इनेड मौका पाकर क्लाउन ग्रुप की नाव में पंजा मारकर उसमें छेद कर देती है। इधर वेडनेसडे जैसे ही क्रैकस्टोन की गुफा में अपना झंडा उठाने के लिए दीवार को टच करती है, तभी उसको जोर से झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसको विजन आता है। तभी वेडनेसडे उसी क्रैकस्टोन की गुफा के सामने लेकिन एक रूहानी दुनिया में खड़ी होकर चारों तरफ देखती है, तो वो अपने सामने हूबहू अपनी ही शक्ल की एक लड़की ग्रे कपड़ों में खड़ी हुई दिखाई देती है और वो वेडनेसडे से कहती है, तुम ही असली चाबी हो। तभी वेडनेसडे की आंखें खुल जाती हैं। वो देखती है बियांका झंडा लेकर जाने लगी है, तो वेडनेसडे उठ के एक बार क्रैकस्टोन की गुफा को देखती है और फिर वो वहाँ से भागती हुई सीधा अपने ग्रुप के पास जाती है। बियांका और क्लाउन ग्रुप दोनों ही उससे पहले निकल चुके थे, लेकिन क्लाउन ग्रुप की नाव में इनेड के पंजे मारने से जो छेद हुआ था उसकी वजह से उसमें पानी भरने लगता है और वो लोग वहीं डूब जाते हैं। अब जीतने की लड़ाई सिर्फ सायरन और वेडनेसडे के ग्रुप की होती है। अब वेडनेसडे अपनी नाव के दूसरे लीवर को खोलती है तो उसमें से भाले निकलते हैं। वो तेजी से उन भालों को बियांका की नाव में घुसाने के लिए जैसे ही जाती है, तभी उनके ग्रुप का लड़का जो पानी में पहले से था वो वेडनेसडे की नाव को धक्के मारते हुए पिलर की तरफ ले जाने लगता है। तभी थिंग नाव से पानी में कूद जाता है और वो उसको घूंसा मार देता है। घूंसा लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब ब्लैक कैट्स बियांका की नाव में भाला घुसा देती है, जिसकी वजह से उसकी नाव में पानी भरने लगता है और ये रेस ब्लैक कैट्स जीत जाती हैं। इससे इनेड और उसका पूरा ग्रुप बहुत खुश होता है। प्रिंसिपल इस बार की ट्रॉफी इनेड के हाथ में देकर उन्हें कांग्रेचुलेशन बोलती है। इनेड उस ट्रॉफी को लेकर बहुत खुश होती है और पूरा ओफिलिया हॉल उसके लिए ताली बजाते हैं। लेकिन वेडनेसडे को वो सब पसंद नहीं आता, तो वो उस शोर से बचने के लिए एडगर की मूर्ति के नीचे बैठ जाती है और वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है, उस किताब पर वो वही निशान देखती है जो निशान उसे तस्वीर पर मिला था और उसी को वो ढूंढ रही थी। अब वेडनेसडे रात को चुपचाप उस मूर्ति के पास आती है और वो किताब के ऊपर देखती है। वेडनेसडे उस पहेली को डिकोड करती है। उस पे लिखा होता है स्नैप ट्वाइस, यानी कि 2 बार चुटकी बजाएं। वेडनेसडे तुरंत मुस्कुराती है और वो मूर्ति के सामने 2 बार चुटकी बजाती है। तभी एडगर के हाथ पे बैठा हुआ लोहे का बाज अपने पंखों को मोड़ता है और वो पूरी मूर्ति पीछे की तरफ खिसक जाती है। वेडनेसडे उसके अंदर जाती है और वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसको वही निशान वहाँ के फ्लोर पे दिखाई देता है। फिर वेडनेसडे को वहाँ अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाई देती है। वो आगे बढ़ती है तो उसे वो बुक मिल जाती है जिसमें से रोविन ने वो फोटो फाड़ी थी। वो उस बुक को अपने बैग में रख लेती है और जैसे ही वो वापस जाने लगती है, तभी कोई उसके ऊपर कपड़ा डालकर उसे उठा लेता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।